डियर स्टूडेंट्स, मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज मैं आप सभी के सामने हमारे पाठ्यक्रम अनुसार या पाठ्यक्रम में शामिल सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत आज हम इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत को जानने का प्रयास करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह सिद्धांत किसने दिया और इसमें किन किन बातों का उल्लेख किया गया है उस सिद्धांतकार द्वारा, या सामाजिक परिवर्तन का जो सांस्कृतिक गतिशीलता का जो सिद्धांत है वो हमें क्या बताता है। तो इस सिद्धांत को समझने से पहले हमने इससे पूर्व एक अलग सिद्धांत के बारे में पढ़ा था जो सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत था, जिसे विलियम ऑगरबन ने प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार संस्कृति के दो भाग हैं, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति तेजी से आगे बढ़ती है और अभौतिक संस्कृति धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो इन दोनों के बीच में एक निश्चित गैप उत्पन्न हो जाता है और यही गैप सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो ये तो था सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत जो ऑगरबन ने दिया था, और आज हम सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे जो सोरोकिन ने दिया। तो पढ़ते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन का जो सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक हैं सोरोकिन। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कई बार कंपटीशन में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया। तो किसने दिया? पेट्रिम सोरोकिन ने। साथ ही कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो यह सिद्धांत दिया वो उन्होंने किस पुस्तक में दिया। तो उस पुस्तक का नाम है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। इस सिद्धांत के अंतर्गत आपने इसे प्रतिपादित करने से पूर्व सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो अन्य सिद्धांत थे उनकी आलोचना की, और इन्होंने जिन सिद्धांतों की आलोचना की उसमें मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेड पेरेटो और थर्स्टिन वेबलिन के सिद्धांतों को प्रमुखता से देखा जाता है। आगे हम देखें, सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में घड़ी के एक पेंडुलम की भांति एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच होता रहता है। आप सभी ने घड़ी का पेंडुलम तो देखा होगा, जो एक स्थिति से लेकर दूसरी स्थिति तक जाता है। एक स्थिति में वह चरम तक पहुंचने के बाद वह दूसरी स्थिति में चरम पर पहुंचता है। उन दोनों के मध्य में एक ऐसी स्थिति आती है जहां वह बिल्कुल 90 डिग्री पर होता है। सोरोकिन के अनुसार तो यह जो सामाजिक परिवर्तन है वो भी एक पेंडुलम की भांति ही होता है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक जाता है। और इन्होंने पेंडुलम की एक ओर तो चेतनात्मक संस्कृति को रखा और दूसरी ओर भावात्मक संस्कृति को रखा। इसलिए इन्होंने मुख्य रूप से संस्कृतियों के अंतर्गत दो प्रकार की संस्कृतियों का उल्लेख किया है। नंबर एक चेतनात्मक संस्कृति और नंबर दो भावात्मक संस्कृति। लेकिन साथ ही इन्होंने ये बताया कि पेंडुलम के एक सिरे पर हम चेतनात्मक संस्कृति को रख सकते हैं, दूसरे सिरे पर हम भावात्मक संस्कृति को रख सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच एक आदर्श स्थिति उत्पन्न होती है, उसके अंतर्गत इन्होंने आदर्शात्मक संस्कृति का भी उल्लेख कर दिया। कहने का मतलब यह हुआ कि आपने चेतनात्मक और भावात्मक संस्कृति के अतिरिक्त एक अन्य संस्कृति आदर्शात्मक संस्कृति का भी उल्लेख किया है। अब आगे हम देखें, पहले हम इन तीनों प्रकार की संस्कृतियों को समझ लें। सबसे पहले आता है चेतनात्मक संस्कृति। तो चेतनात्मक संस्कृति जो है इसे हम भौतिक संस्कृति कहते हैं। ऑगरबन ने बताया था, मुख्य रूप से ऑगरबन ने दो प्रकार की संस्कृतियां बताई थी, भौतिक और अभौतिक। तो चेतनात्मक संस्कृति को ऑगरबन की हम भौतिक संस्कृति मान सकते हैं। इस संस्कृति का संबंध
मानव की चेतना या इंद्रियों से है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर प्रश्न आपसे पूछे कि किस संस्कृति का संबंध मानव की चेतना या इंद्रियों से है, तो वह संस्कृति है चेतनात्मक संस्कृति। प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि चेतनात्मक और भावात्मक संस्कृति का उल्लेख किसने किया, ये संस्कृति के ये भाग किसने बताए, तो किसने बताए, सोरोकिन ने। चेतनात्मक संस्कृति में वैज्ञानिक आविष्कारों, भौतिक वस्तुओं और विलासिता की जो वस्तुएं हैं उन पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, उन पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक आविष्कार, भौतिक वस्तु और विलासिता की जो वस्तुएं हैं उन पर ही बल देते हैं। चेतनात्मक संस्कृति में धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। तो इससे एक बात यह सामने आई कि धर्म, नैतिकता, प्रथा और परंपरा ये सभी अभौतिक संस्कृति के भाग हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। तो ये जो अभौतिक संस्कृति के भाग हैं, इन्हें इसमें अगर महत्व नहीं दिया जाता तो सीधा सा मतलब यह निकलता है कि चेतनात्मक संस्कृति में अभौतिक संस्कृति का महत्व नहीं होता। पश्चिमी समाज चेतनात्मक संस्कृति का एक स्पष्ट उदाहरण है। पश्चिम के जितने भी देश हैं उन देशों की जो संस्कृति है उसे हम पश्चिमी संस्कृति कहते हैं, और उनके जो समाज हैं उन्हें हम पश्चिमी समाज के नाम से जानते हैं। और पश्चिमी समाजों में मुख्य रूप से यूरोपीय देशों को शामिल किया जाता है। तो चेतनात्मक जो संस्कृति है इसके जो उदाहरण हैं वो मुख्य रूप से पश्चिमी समाज ही हैं। तो ये तो हुआ चेतनात्मक संस्कृति। चेतनात्मक संस्कृति भौतिक संस्कृति है, मानव की चेतना और इंद्रियों से इसका संबंध है। वैज्ञानिक आविष्कारों, भौतिक वस्तुओं और विलासिता की वस्तुओं पर इसके अंतर्गत अधिक बल दिया जाता है। अभौतिक संस्कृति का इसमें कोई महत्व नहीं होता। इसके बाद आगे हम आते हैं भावात्मक संस्कृति। यह बिल्कुल विपरीत है किसके, चेतनात्मक संस्कृति के। जहाँ चेतनात्मक संस्कृति में हम भौतिक वस्तुओं को ध्यान में रखते हैं, भौतिक वस्तुओं पर अधिक बल देते हैं, लेकिन भावात्मक संस्कृति में हम भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा अभौतिक वस्तुओं पर अधिक ध्यान देते हैं, अधिक बल देते हैं। या भावात्मक संस्कृति के अंतर्गत अभौतिक वस्तुओं को, भौतिक बातों को शामिल किया जाता है। भावात्मक जो संस्कृति है इसका संबंध धर्म से, ईश्वर से, आत्मा से, नैतिकता से है। इसलिए इसे हम आध्यात्मवादी संस्कृति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी बातें अध्यात्म में शामिल हैं। इस संस्कृति में इंद्रिय सुख के स्थान पर आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष एवं ईश्वर की प्राप्ति को अधिक बल दिया जाता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आध्यात्मिक संस्कृति का संबंध किससे है, और उसमें ऑप्शन आए चेतनात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति, भौतिक संस्कृति या भावात्मक संस्कृति, तो हम उसमें लिखेंगे, उसमें हम टिक क्या करेंगे, भावात्मक संस्कृति। इस संस्कृति में प्रौद्योगिकी और विज्ञान को कम महत्व दिया जाता है, या बहुत ही कम नगण्य मात्रा में इसको महत्व देते हैं। हम इसमें मुख्य रूप से धर्म को, ईश्वर को, आत्मा को और नैतिकता को बल देते हैं, या नैतिकता पर बल देते हैं, या इनका महत्व समझते हैं, या इनका महत्व रखते हैं। तो ये तो हुआ चेतनात्मक संस्कृति और भावात्मक संस्कृति। लेकिन इन दोनों संस्कृतियों के विपरीत जो सोरोकिन थे उन्होंने एक अलग संस्कृति भी बताई जिसे हम आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसी संस्कृति मुख्य रूप से नहीं है जिसमें पूर्ण रूप से जो चेतनात्मक संस्कृति हो या भावात्मक संस्कृति हो। अपवाद के रूप में कुछ देशों में, कुछ समाजों में ऐसा हो सकता है, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं होता। तो चेतनात्मक संस्कृति और भावात्मक संस्कृति का मिला जुला रूप ही अधिकतर समाजों में पाया जाता है, और उन समाजों की जो संस्कृति है उसे हम आदर्शात्मक संस्कृति के नाम से जानते हैं। आदर्शात्मक संस्कृति चेतनात्मक और भावात्मक दोनों संस्कृतियों का मिश्रण है। इसमें किसमें, आदर्शात्मक संस्कृति में दोनों संस्कृतियों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें धर्म एवं विज्ञान, भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख दोनों का संतुलित रूप पाया जाता है। धर्म और आध्यात्मिक सुख जो हैं ये किससे संबंधित हैं, भावात्मक संस्कृति से, और ये अभौतिक संस्कृति के भाग हैं। विज्ञान
और भौतिक वस्तुएं या विलासिता के सामान, विलासिता की वस्तुएं, ये किस में शामिल हैं? भौतिक संस्कृति में। और ये किस प्रकार की संस्कृति के उदाहरण भी हम इन्हें कह सकते हैं? चेतनात्मक संस्कृति के। तो इस संस्कृति में, किसमें? आदर्शात्मक संस्कृति में इन दोनों ही संस्कृतियों का, भावात्मक और चेतनात्मक संस्कृति का सम्मिश्रण पाया जाता है। सोरोकिन के अनुसार यही संस्कृति उत्तम है। यही का मतलब यहाँ किससे है? आदर्शात्मक संस्कृति से। आदर्शात्मक जो संस्कृति है वही उत्तम है, जिसमें चेतनात्मक और भावात्मक दोनों ही संस्कृतियों के गुण पाए जाते हैं। तो इन्होंने मुख्य रूप से चेतनात्मक, भावात्मक संस्कृतियों के अलावा आदर्शात्मक संस्कृति की भी बात की। किसने? सोरोकिन ने। अब देखें आगे। सोरोकिन के अनुसार विश्व की सभी संस्कृतियां चेतनात्मक से भावात्मक की ओर घड़ी के पेंडुलम की भांति गमन करती हैं। जैसे कि घड़ी का पेंडुलम एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर पहुंचता है, तो एक स्थिति को हम यहाँ चेतनात्मक संस्कृति को रख सकते हैं एक स्थिति के चरम पर, और दूसरी स्थिति के चरम पर हम भावात्मक संस्कृति को रख सकते हैं। प्रत्येक संस्कृति अपने चरम सीमा पर पहुंचने के बाद पुनः दूसरी संस्कृति की ओर लौट आती है। जैसे एक पेंडुलम एक चरम सीमा पर पहुंचने के बाद पुनः दूसरे स्थिति में आ जाता है, या दूसरे स्थिति में पहुंचकर वह चरम पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार संस्कृतियां भी एक स्थान पर या चेतनात्मक संस्कृति चरम पर पहुंचने के बाद वह भावात्मक संस्कृति की ओर गमन करना शुरू कर देती है। और जब वह भावात्मक संस्कृति के चरम पर पहुंच जाती है तो वह पुनः चेतनात्मक संस्कृति की ओर गमन करना शुरू कर देती है। लेकिन इन दोनों संस्कृतियों के मध्य एक आदर्श स्थिति पैदा होती है, जिसमें आदर्श संस्कृति उत्पन्न होती है, आदर्श संस्कृति का वजूद उत्पन्न होता है, जिसमें चेतनात्मक और भावात्मक दोनों ही संस्कृतियों के गुण पाए जाते हैं। और यह संस्कृति अन्य संस्कृति, चेतनात्मक और भावात्मक संस्कृति की अपेक्षा समाज में अधिक समय के लिए विद्यमान रहती है। इन दोनों के मध्य की स्थिति किस के? चेतनात्मक और भावात्मक के मध्य की स्थिति आदर्शात्मक संस्कृति है, जो अधिकांश समय तक रहती है। सोरोकिन के अनुसार संस्कृति में परिवर्तन के लिए प्राकृतिक नियम और संस्कृति के आंतरिक कारण उत्तरदायी हैं। तो सोरोकिन ने संस्कृति में परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी कारक बताए, उसमें उन्होंने प्राकृतिक नियमों को और संस्कृति के आंतरिक कारणों को बताया। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए संस्कृति भी परिवर्तित होती है। तो सोरोकिन ने सीधा सा ये कह दिया कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, संस्कृतियां एक रूप से दूसरे रूप में बदलती हैं, उनके बीच आदर्शात्मक स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए संस्कृति में परिवर्तन होता है, और यही उनके सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत है। इसके बाद हम देखें, इसकी भी आलोचना हुई है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा थॉट, कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसकी आलोचना ना हुई हो, और आलोचना उसी की होती है जो कुछ करता है। तो यहाँ इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई। तो आलोचना जो हुई उसमें मुख्य रूप से सबसे पहले है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने में अधिक समय का लगना। संस्कृति को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने में इतना अधिक समय या इतना लंबा समय लग जाता है कि इस आधार पर सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति है उसे हम नहीं कर सकते, या उसे प्रकट करना हमारे लिए मुश्किल होता है, हम समस्या में पड़ जाते हैं। दूसरा है, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में परिवर्तन का दौर गुजरता है, इसके ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जब संस्कृति का प्रवेश होता है तो क्या क्या परिवर्तन समाज में आते हैं, या उस संस्कृति में क्या परिवर्तन आते हैं, इन बातों का हमारे पास कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। सोरोकिन के अनुसार परिवर्तन के कारकों को वो स्पष्ट करने में असमर्थ रहे। सोरोकिन जो परिवर्तन के कारक हैं उनको स्पष्ट नहीं कर पाए, और उन्होंने जो परिवर्तन का कारक बताए वो मुख्य रूप से प्राकृतिक कारक बताए। इसलिए जो परिवर्तन के कारक हैं उन्हें अन्य कारकों की उन्होंने अवहेलना की। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन के जो अन्य कारक हैं, जैसे सामाजिक कारक हैं, जनसंख्यात्मक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं, या अपने प्रौद्योगिक कारक हैं,
जनसंख्यात्मक कारक हैं, इन कारकों को वो स्पष्ट नहीं कर पाए, इसलिए इनके जो सिद्धांत है उसकी भी भरपूर मात्रा में आलोचना हुई है। तो आज हमने सामाजिक परिवर्तन का जो सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत है उसे पढ़ा और जानने का प्रयास किया। अगर आपके कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ज़रूर आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।